बच्चों, राष्ट्रीयकरण का स्पष्ट अभिप्राय था कि बैंकों को प्रगति का मुख्य माध्यम बनाया जाना। इसके फलस्वरूप बैंकों ने भौगोलिक विस्तारण में जो सफलताएं प्राप्त की और जिस प्रकार अपने परंपरागत दृष्टिकोण से सामाजिक हित के लिए परिवर्तन किए, वह अभूतपूर्व था। राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार किसी सिद्धांत से प्रेरित नहीं थी, बल्कि इस कदम का एकमात्र लक्ष्य था कि विकास में गति लाकर दरिद्रता, बेकारी, जीवन स्तर की असमानताओं को घटाकर उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। 1969 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 440 करोड़ रुपए ऋण दिया गया, जो कि कुल ऋण का 14% था। 1994 में यह बढ़कर 35,000 करोड़ से अधिक हो गया, जो कि कुल ऋण का 35% हो गया। 1998 में बैंकों ने 40% ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देने का लक्ष्य रखा। अब बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण से अनेक लाभ हुए। आमजन को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव मिला, सामाजिक बैंकिंग का विस्तार हुआ, जमा पूंजी बढ़ने लगी, अत्यधिक उधार का विस्तार किया गया, निर्धनता दूर करने के प्रोग्राम अपनाए जाने लगे, विभेदात्मक ब्याज दर की योजना भी चलाई गई। अब विभेदात्मक ब्याज दर की योजना पूरे देश में लागू की गई। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग को 4% की रियायत ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, जिनके पास गिरवी रखने के लिए कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। IRDP जैसे कार्यक्रमों में बैंकों ने आर्थिक सहयोग किया। IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह निर्धनता निवारण का प्रोग्राम रहा है। इसमें बैंकों ने आर्थिक सहयोग किया। यह निर्धनता निवारण का कार्यक्रम समाज कल्याण का एक कार्यक्रम है, जिसे निजी उद्योगपति या पुरानी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से करना संभव नहीं था। चूंकि भारत सरकार लोक कल्याणकारी सरकार रही है, इसलिए लोक कल्याणकारी कार्य करना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता निवारण के कार्यक्रम चलाए गए और उनका वित्तीयन राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया गया। यह तभी संभव था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से निजी बैंकिंग की अवधारणा से सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा की ओर हमने कदम बढ़ाया। निजी बैंकिंग निजी व्यक्तियों के लिए होती थी, लेकिन सामाजिक बैंकिंग पूरे समाज के लिए होती है, ताकि समाज में दरिद्रता, बेकारी दूर हो सके, जीवन स्तर की असमानताएं दूर हो सके और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके, आर्थिक विकास किया जा सके, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से सामाजिक लाभ के लिए किया गया, जिसमें सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो। इसकी कुछ आलोचनाएं भी उद्योगपतियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार के माध्यम से सामाजिक बैंकिंग के दायरे को बढ़ाया गया और हम देखते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन रखा गया था। वित्तीय समावेशन यही है कि बैंकों के माध्यम से अधिक जनता को वित्तीय लाभ यानी कि धन की उपलब्धता प्राप्त हो सके।
इस बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों की लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां समाज के अधिकतम कल्याण की बात आती है, वहां कम लाभदायकता स्वीकार्य है। बैंकों के लाभदायकता में लगातार वृद्धि हुई है। हम ये देखेंगे, सामाजिक बैंकिंग के माध्यम से बैंकों की लाभदायकता उत्तरोत्तर बढ़ी है। क्यों? क्योंकि बैंकों की स्थापना देश के विभिन्न कोनों कोनों में की गई। वहाँ लोगों ने अपनी जमाएं कराई, वहाँ से लोगों को उधार प्राप्त हुआ। इस प्रकार जमा भी बढ़ी और उधार की मात्रा भी बढ़ी। उधार की मात्रा और बैंकों की लाभदायकता में सीधा संबंध है। यदि उधार की मात्रा अधिक रहेगी तो बैंकों की लाभदायकता भी बढ़ेगी। तो बैंकों में लाभदायकता सामाजिक बैंकिंग के बढ़ने के साथ साथ बढ़ी है। यह बात अलग है कि लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है केवल उन्हीं ऋणों के संदर्भ में जिन ऋणों की वापसी नहीं हो पाई। ऐसे ऋण गैर निष्पादकीय आस्ति कहलाते हैं, गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति कहलाते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अगले कदम 1980 को किया। अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंक एवं 1980 में 6 बैंक, कुल मिलाकर 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात कुल जमा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का भाग 91% 91% हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण निजी बैंकिंग से सामाजिक बैंकिंग की ओर उठाया गया कदम है। इसके विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। इन उद्देश्यों के कारण जनता के कल्याण में वृद्धि हुई है। बैंकों की स्थापना के पश्चात या राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना के पश्चात जनता का जुड़ाव बैंकों से बढ़ा है।